साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है, भारत से हम क्या सीखे, इसका लेक्चर 2 होने वाला है। यानी कि जो हम कहानी पढ़ेंगे उसका लेक्चर 2 होने वाला है, जबकि ये जो क्लास है वो लेक्चर 3 है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर 1 में लेखक परिचय किया है, लेक्चर 2 में इस कहानी को थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और आज लेक्चर 3 में फिर से इस कहानी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पीछे का क्लास याद ही होगा कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। जो लोग भैया क्लास को देखे हैं उनको तो बहुत अच्छा से पता होगा कि कहाँ तक अध्ययन किए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से डाल दे रहे हैं एक बार कि चैप्टर का नाम क्या है भाई। तो चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। भारत से हम क्या सीखें, है ना। और ये जो पार्ट है वो 3 पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 3 है और पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को आगे की ओर अब बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे दिया है, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। क्या बोला गया है जी कि आप जो है ना भारत में अगर आ गए ना, तो आप अपने आप को ना सर्वत्र मतलब सभी जगह बहुत ही प्राचीन यानी कि पुराना और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। यानी कि आपको बहुत अच्छे क्या मिलेंगे, अवसर भी प्राप्त होंगे। आप आज की किसी भी जलवंत समस्या को ले लीजिए, कहा गया है ना कि आप किसी भी समस्या को ले लीजिए। ठीक है, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित हो या फिर संसद से प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो। ठीक है, किसकी बनाने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। बोला गया है ना, भारत में आपको ऐसा प्रयोगशाला मिलेगा कि विश्व में आपने अभी तक वैसा प्रयोगशाला देखा भी नहीं होगा। ठीक है, संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा जी, अवसर मिलेगा, है ना, जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी, जो अभी तक आप उसको नहीं जानते हैं। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। बोलते हैं ना कि जो भारत का स्थान है ना वो कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ है सीखने के लिए। इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भारत जो है दूसरे नंबर पे है, इसका स्थान दूसरे नंबर पे रख दीजिए। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, बोलते हैं कि मानव मस्तिष्क का यानी कि दिमाग का किसी भी विषय को आप कितना भी क्या बना ले, क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का। बोलते हैं चाहे वो क्षेत्र किस किस चीज़ का हो, भाषा का हो और धर्म का क्षेत्र हो, दैवत विज्ञान का क्षेत्र हो, ठीक है, या दर्शन का क्षेत्र हो,
चाहे विविध शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन का कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहें आपको भारत की शरण लेनी होगी। बोलते हैं कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो कहाँ आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा हमारे प्रिय, कहाँ जी, प्रिय भारत देश में। ठीक है, इन सब का अगर आप लोग अध्ययन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो हमारे भारत देश में आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत आज केवल भारत में ही संचित है। क्या बोलते हैं जी, ये जो भारत है ना, किसमें संचित है, भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचना कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। किसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो हमारे कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली इतिहासों से सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा। बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं अभी भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। क्या बोलते हैं जी, कि मैं अभी भारतीय साहित्य का चर्चा नहीं करूँगा भैया, ठीक है, लेकिन हम ना एक भारत की प्राचीनतम भाषा, कौन सी भाषा, संस्कृत का मैं जरूर चर्चा करूँगा। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है। बोलते हैं लेखक कि मैं जब संस्कृत का चर्चा करूँगा तो आप लोग बहुत महान इंसान हैं, आप लोग तो पूछबे करेंगे कि काहे संस्कृत में ऐसा क्या खास बात है भाई। तो देखिए क्या खास बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण संस्कृत सर्वसायी क्यों है। बोलते हैं कि ये जो संस्कृत है इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई, आप उसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। आप हिंदी को काहे नहीं महत्व दे रहे हैं, आप इंग्लिश को भी तो महत्व दे सकते हैं ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं खाली किसको महत्व दूंगा, संस्कृत को महत्व दूंगा। देखिए क्यों दूंगा, क्योंकि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है, किसकी सबसे पहली विशेषता है जी, तो बोलते हैं कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। बोलते हैं क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा से पता होगा कि जो संस्कृत भाषा है ना वो ग्रीक भाषा से भी पुराना भाषा है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुँची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात हैं और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा है था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। ठीक है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। इनमें क्या एक परेशानी था भैया, परेशानी ये था कि जो दोनों भाषाएं हैं विद्यमान समानता को कैसे हम लोग इसको व्यक्त करेंगे, है ना। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था। बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि जब हम लोग ग्रीक शब्द का निर्माण कर रहे थे ना तो उसमें लैटिन शब्द को क्या मान रहे थे, कुंजी मान रहे थे। ठीक है, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था, मतलब दोनों का अदला बदली करना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में
किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। क्या करना पड़ा जी? अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई? बोलते हैं इन दोनों भाषाओं में इतना ज़्यादा समानता आखिर कैसे आ गया भैया? कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। बोलते हैं ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब देखिए, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया? बोलते हैं इनमें समानता तो है ही इन भाषाओं में, इनमें इतना अंतर कैसे आ गया? अब देखिए, समानता भी है और कुछ अंतर भी है। जैसे लोगों में होता है ना, दो लोगों का आप लोग कंपेयर करेंगे तो लड़कियों में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो लड़कियों लोग का गोलगप्पा फेवरेट होता है। मतलब कि उन लोग में समानता होता है कि गोलगप्पा फेवरेट है इसका भी और गोलगप्पा फेवरेट है उस लड़की का भी। बट अगर वही ले लिया जाए कि उन लोगों का मतलब कि फैशन में क्या रुचि है तो उन दोनों का समानता अलग हो सकता है ना। तो वही कहा गया है कि इन लोगों का समानता भी है और कुछ भी समानता भी है। आखिर कैसे भाई हो गया? ठीक है, अब देखिए, यह रहस्य बना ही रहा और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। और ये जो इतना सारा परेशानी हुआ है ना, ये भाषा विज्ञान का सबसे बड़ा दिमाग खराब करने वाला है। मतलब कि सिद्धांतों का साफा विपरीत प्रक्रिया है ना। ये सिद्धांत का पालन ही नहीं करता है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। लेकिन अब इन दोनों भाषाओं के बीच जैसे ही संस्कृत भाषा आया, जैसे ही संस्कृत एंट्री मारता है एकदम, तो लोगों के बीच क्या हो गया? एकदम खलबली मच गया, गर्मी उत्पन्न होने लगा भाई। और इसी ने भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। और संस्कृत भाषा के आ जाने से ही क्या हो गया? भाषाओं का पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो गया। यानी कि जो भी मार झगड़ा लड़ाई हो रहा था ना कि उस लड़की को गोलगप्पा पसंद है, मतलब कि दो लड़कियों को गोलगप्पा पसंद है, ये समानता हो गया। लेकिन विसमानता ये था कि उस लड़की को पढ़ाई करना नहीं पसंद है, उस लड़की को पढ़ाई करना पसंद है। तो ये जो दोनों विसमानताएं समानताएं थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, सुलझ गई, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, है ना। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। और क्या हो गया? संस्कृत इन सभी भाषाओं का अग्रजा हो गया। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस है, बोलते हैं कि आग को संस्कृत में क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं जी? कि देखिए, आग को संस्कृत में अग्नि बोला जाता है, ठीक है। और वही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ संस्कृत, ठीक है। देखिए संस्कृत, ठीक है। और वही आग को किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? लैटिन भाषा में। इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि आपको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको इग्निस बोलते हैं, ठीक है। आग को लैटिन भाषा में इग्निस बोलते हैं और आग को संस्कृत भाषा में अग्नि बोलते हैं। एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। क्या हो गया था जी? मतलब कि उन लोगों को क्या हो गया था? अग्नि का तो ज्ञान हो गया था, तभी ना वो लोग संस्कृत भाषा के जो लोग थे वो अग्नि बोलते थे और जो लैटिन भाषा के लोग थे वो क्या बोलते थे? इग्निस बोलते थे। मतलब कि आग का कहीं ना कहीं खोज हो गया था, तभी तो उसका नाम पड़ गया ना, ठीक है। साथ ही लिथुआनियन, उग्निस और स्कोटिक भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटैनिक भाषाएं
भी इस शब्द से परिचित थीं। ठीक है, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों। मतलब कहा गया है कि और सब जो लोग थे वो भी जान गए थे अग्नि का मतलब, अग्नि का वो लोग खोज कर लिए थे, भले ही वो अपने भाषा में उसको कुछ और नाम दे दिए थे। ठीक है, जैसे हम लोग का होता है ना, कोचिंग का नाम कुछ और रहेगा, घर का नाम कुछ और रहेगा। कोचिंग का नाम एकदम झकास एकदम रखा जाएगा, बहुत बढ़िया नाम है। घर का नाम ऐसा रहेगा कि अगर गलती से कोई बुला दिया कोचिंग में तो समझ जाइए कि उस दिन इज्जत पूरा उतर जाता है, पूरा बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है ना। उसी तरह कहा गया है कि लोग जो है ना अग्नि जान चुके थे कि आग क्या होता है, आग का खोज हो गया था, बट वो लोग अपने में नाम अलग अलग रख दिए थे। संस्कृत वाले लोग कुछ और नाम रख दिए थे, लैटिन के लोग कुछ और नाम रख दिए थे, है ना, नामों का बंटवारा कर दिए थे। अब देखिए, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है। बोलते हैं ना लेखक कि आज तक ये नहीं समझ में आया ना कि कोई जो वर्ड है, कोई जो नाम है, वो एक समाज में कैसे आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हम नाम ले लीजिए, जैसे आग का ही ले लीजिए, आग को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। तो आखिर कौन भैया लाए हैं, कौन महान इंसान है जो आग को अग्नि बताए हैं, और लैटिन में इसको कैसे इसको मतलब इग्निस बोलने जाने लगा। आखिर कोई तो मतलब माध्यम होगा ना, कैसे आखिर नाम का ऐसे हो जा रहा है, कैसे अलग अलग जगहों पे नाम उस सब चीज़ का बदला जा रहा है। कौन है वो जो इन सब का नाम रख रहा है। अब देखिए, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। बोलते हैं कि भैया लोग एक बार सोच के देखिए कि जो आर्य समाज के लोग थे, आर्य लोग थे, वो चूहे के बारे में जानते थे कि नहीं। वो चूहा के बारे में क्या जानते थे, आप लोग थोड़ा सोचिए तो। हम नहीं बोल रहे हैं, लेखक जी बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सोचिए तो कि जो आर्य समाज के लोग थे वो क्या चूहे के बारे में जानते थे या फिर नहीं जानते थे। अब देखिए, तो हमें आर्य भाषाओं में शब्दकोश देखने होंगे। क्या देखने होंगे, हमें शब्दकोश देखना होगा। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूस क्या बोलते हैं जी, बोलते हैं, एक सेकेंड, संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है, चूहा को संस्कृत में देखिए क्या बोला जाता है। अरे लिखा ही नहीं रहा है। देखिए, संस्कृत में जो चूहे लोग हैं उनको मूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो मूस बोला जाता है ना, ऐसे मूसा बोला जाता है। ठीक है, और यही अगर हम देखें लैटिन में, लैटिन भाषा में इसे क्या बोला जाता है, तो लैटिन भाषा में इन्हें ये बोला जाता है मूस। ठीक है, यानी कि देखिए, बोलते हैं कि आप लोग एक बार सोच के देखिए कि आर्य समाज के लोग क्या चूहे के बारे में जानते थे। अगर जानते भी थे तो कैसे संस्कृत में इसे मूसा बोलने जाने लगा और लैटिन शब्द के लोग इसे मूस बोलने लगे। बड़ी आश्चर्य वाली बात है। पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं और जर्मन भाषा में भी मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपूती भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था। बोलते हैं कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जैसे कोई जज होते हैं वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कोर्ट का फैसला ये है कि जो चूहा है उन लोगों का आविष्कार हो चुका था, यानी कि खोज हो चुका था, यानी कि उस टाइम के लोग जो हैं जान चुके थे कि चूहा को मूस बोलते हैं, कोई मूसा बोलते हैं, है ना, और उसका नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला ना हो जाए, यानी कि कहीं कोई और मतलब कीड़ा मकोड़ा का नाम मत मूस रख दिया जाए। इसीलिए पहले ही चूहा का नाम क्या रख दिया गया था, मूस नाम रख दिया गया था। अब देखिए,
इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, अब बोलते हैं इतना ही क्यों, इतने पे तो हम लोग नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। क्या थी जी? एक उपलब्धि थी। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। लेखक जी बोलते हैं कि भैया लोग, आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमें संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बारे में जानना है, बहुत अच्छा से जानना है, तो कितना पीछे जाना होगा, कितना हमें पीछे साल में जाना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, क्या देती है जी? दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा के प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। ठीक है, मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे भाषाओं में असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। बोलते हैं कि अगर क्या करना होगा जी, मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ, इस भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे भाषाओं में असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम यानी कि मैं हूँ, यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। कहते हैं कि जो असीम शब्द है यानी कि मैं हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज़ को कि मैं हूँ, बोलते हैं कौन है तुम, हम लोग बोलते हैं मैं हूँ, तो वही कहते हैं कि अगर मैं हूँ शब्द का स्पष्ट रूप से मतलब बहुत अच्छे रूप से पता लगाना है तो ये सबसे अच्छा कहाँ के लोगों में है, तो आर्य भाषाओं में, आर्य के लोगों में है। ठीक है, यानी कि आर्य समाज में ही इसकी उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और इन्हीं सब चीज़ों को लेखक क्या मानते हैं, तो इतिहास मानते हैं। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुर्चारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। क्या बोलते हैं, और ये जो है ना इतिहास जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों, अलग अलग जातियों के क्रूरताओं और अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातवत और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचयक है। बोलते हैं कि एक भाषा बोलना, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि एक माँ का दूध पीना होता है, यानी कि एक माँ का क्या पीना होता है, दूध पीना होता है, यानी कि दूध पीने से भी बढ़कर होता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि एक भाषा ही होता है। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है। और बोलते हैं कि जो हमारा भारत है ना वो तो बहुत महान है, क्योंकि वो शुरू से ही किस भाषा का उपयोग कर रहा है, तो संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहा है। और कहा भी गया है कि जो मतलब कि इंसान एक भाषा का प्रयोग कर रहा है वो माँ के दूध पीने से भी बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। जो ग्रीक, लैटिन या
एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते। ठीक है, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। बोलते हैं कि हम संस्कृत भाषा से इतना भाषा सीख जाते जिससे हमें कोई दूसरी भाषा सिखा ही नहीं पाती। यानी कि देखिए भाषा का बहुत बड़ाई किए हैं, है ना। सोचिए दूसरे देश के व्यक्ति हैं और किसका बखान कर रहे हैं भैया, तो हमारे भारत देश का बखान कर रहे हैं। एगो हम लोग हैं, हम लोग तो भाई अपने देश का बड़ाई करते ही हैं। मतलब कोई है जो अपने देश का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, भारत देश में रहते हुए भी उसका बड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरे देश के व्यक्ति हमारे भारत का बड़ाई कर रहे हैं, तो हमको भी तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी भारत के बड़ाई करें, उसके प्रति कुछ करें, कुछ मेहनत करें, है ना, उसका नाम बढ़ाने के लिए कुछ हम काम करें। ठीक है, अब देखिए अब क्या है जी, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। बोलते हैं कि जो संस्कृत भाषा है ना और उसका जो साहित्य है वो कब से फैला हुआ है, तो साहित्य के 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। यानी कि 3000 काल तक से ये फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। बोलते हैं और यूनान और रोम के जो संपूर्ण साहित्य है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। कौन बड़ा है, तो हमारा संस्कृत भाषा, इसका जो साहित्य है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब देखिए मेन पॉइंट पे आए हैं। मेन पॉइंट पे थोड़ा अच्छा पॉइंट आया है कि बोलते हैं ना कि देखिए भैया जी, हमको एगो दिन वो याद है ना जिस दिन बहुत गर्मी लग रहा था, मेरे को काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। जैसे हम लोग को भी कभी कभी होता है कि कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार लेखक जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और गर्मी में काम करने का मन नहीं कर रहा था भैया। ठीक है, अब देखिए वो क्या किए, मुझे तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि, मास्टर का नाम क्या है, तो डॉक्टर कली, मास्टर का नाम डॉक्टर कली, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या नाम है, तो डॉक्टर कली। इन्होंने बताया कि, क्या बताते हैं जी, भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। बोलते हैं ना कि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, अब कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, तो वो मास्टर जी थे, वो आके कहते हैं ना कि जानते हो बच्चों, एगो भारत में वो ऐसी भाषा थी ना जो ग्रीक और लैटिन के समान थी और जर्मन भाषा के भी समान थी। वह यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं, और जो स्टूडेंट लोग थे यानी कि जो लेखक लोग थे वो सोचते हैं कि अरे मास्टर जी लग रहा है आज मूड में है, यानी कि मजाक के मूड में है भैया। तभी तो कह रहे हैं कि एगो भारत में ऐसी भाषा थी ना जो जर्मन के भाषा हो और ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के समान थी, तो हम लोग जो है मजाक में ले लिए। अब देखिए, और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। क्या कहिए जी, जो लैटिन भाषा में जो शब्द होता है और जो संस्कृत भाषा का कोई शब्द है उसको क्या किए, श्याम पट यानी कि बोर्ड पे लिख डाले। तो अब तो बच्चा लोग चंभव, ये क्या हो गया, मास्टर जी सही में लिख दिए। सही में ऐसा कोई वर्ड होता होगा, सही में होता होगा। अब हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे
नतमस्तक होना ही पड़ा, जिनके आगे क्या होना पड़ा, नतमस्तक होना ही पड़ा, हारना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। बोलते हैं ना कि भारत के साथ साथ हमारे जो फलस्वरूप हैं यानी कि यूरोपीय लोगों की वो धारणाएं बदल चुकी हैं, सिद्धांत बदल चुके हैं, विचार बदल चुके हैं, है ना। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। ये लोग जान गए थे कि जैसे हम लोग समझ रहे हैं ना कि ये चीज़ है, बट वो चीज़ नहीं है, वो क्या है, भिन्न है, अलग है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभीभूत होंगे। बोलते हैं ना कि मान लीजिए आप लोग ही किसी छोटे छोटे भूकंप में या फिर कुछ में ऐसा हो जाए कि जो अमेरिका के लोग हैं अपने अंग्रेजी मूल भाषा को, जो अंग्रेजी लोग बोलते हैं ना अमेरिका के लोग, वो उसको भूल जाए। आप एक क्षण के लिए बस मान लीजिए कि अमेरिका के लोग अंग्रेजी भाषा को भूल गए हैं, बट जब उनके सामने हजारों वर्ष बाद अंग्रेजी भाषा को लाया जाएगा तो वो तो अचंभव होंगे ही भैया। कहेंगे अरे हमारे पूर्वज अंग्रेजी बोलते थे, उनको अंग्रेजी बोलने आता होगा, वो मतलब थोड़ा शौक होंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी शौक हो गए थे कि लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, ये सब एक ही भाषा है, ऐसा भी कोई भाषा होता है क्या, है ना। अब देखिए संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले विसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार उठी हैं। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समाज समझने जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, ठीक है। अपितु इनसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। क्या प्रकट कर दिखाया है जी? तो वास्तविक रूप को प्रकट दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। बोलते हैं कि जो भाषा विज्ञान का हम लोग जो निष्कर्ष निकाले हैं, परिणाम निकाले हैं, वो कभी भी संस्कृत भाषा के बिना संभव नहीं था, ठीक है। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकेन योग बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। और जब ये सब वो जान लेता है तो मनुष्य को समझ में आ जाता है कि उसने जो अपना कार्य है, जीवन है, उसकी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, उसको क्या करना है और कहाँ पे समाप्त करना है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि जीवन एक दिन समाप्त होगा ही होगा। ये तो बहुत कड़वी बातें हैं भाई, सत्य बातें हैं कि जो दुनिया में आए हैं वो तो जाएंगे ही एक दिन, है ना। हम सब पूर्व से आए हैं, बोलते हैं हम सब पहले से ही आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिनसे इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद
न भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है जी? पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगेगा, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था। किसको हुआ था जी? सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र की यात्रा समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। बोलते हैं ना कि अगर आप लोग कभी भारत घूमने जाए ना तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को भी वैसा ही अनुभव हो जैसा किसको अनुभव हुआ था, तो सर विलियम जोन्स को। ठीक है, अब क्या किए थे भाई? सुनिए उन्हीं के शब्दों में सुनिए। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। कब समुद्र यात्रा कर रहे थे जी? कब समुद्र यात्रा कर रहे थे? तो 1783 ईस्वी में। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग भैया भुलाए ना, है ना। तो 1783 ईस्वी में जब समुद्र की यात्रा कर रहे थे, कौन यात्रा कर रहे थे? तो विलियम जोन्स। ठीक है, तो अगस्त में 1783 के अगस्त यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अगस्त, है ना। अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि शाम के वक्त देखते हैं ना कि क्या देखते हैं? भारत अब ठीक हमारे सामने था। एक बार विलियम जोन्स देखते हैं एकदम संध्या में, यानी पूरा एकदम शाम में देखते हैं कि भारत जो एकदम हमारे सामने है। सोचिए उनका खुशी कितना हो रहा होगा कि भारत उनके सामने है ना। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था। फारस और ईरान हमारे कहाँ था जी? बाईं ओर था, यानी कि मेरा बायां इधर है तो बाईं ओर था। ठीक है, अब देखिए, तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। आहा, क्या मतलब उनके साथ दृश्य हुआ है कि जो भारत है वो उनके सामने है और वो है समुद्र में एकदम बीच में, और जो उनके सामने भारत है। ठीक है, और फारस और ईरान उनकी बाईं साइड में है और पीछे से एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, एकदम कूल एकदम मस्त एसी जैसा हवा लग रहा है ना। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय था। बोलते हैं कि मेरे को जैसा अनुभव हुआ, मेरे को जैसा फील हुआ, इतना ठंडा ठंडा हवा, मेरे सामने भारत है, मेरे बगल में कोई और देश है, पीछे से एकदम एसी की तरह ठंडा ठंडा कूल हवा आ रहा है। समझिए मेरा जो दिल है ना एकदम पूरा बाग हो गया। हम इतना उस दिन इतना खुश थे कि पूछिए मत। ठीक है, अब देखिए, एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, संस्कारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र समान की दृष्टि से देखी जा रही है। ठीक है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है। बोलते हैं सर विलियम जोन्स कि मैं यार विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि इतना बढ़िया क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र अभी तक हम अपनी आंखों से देखे नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है भाई, है ना। अब देखिए, और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है।
बोलते हैं कि जो भारत है ना, वो विलियम जोन्स को जैसा आश्चर्य हुआ भारत में आके, वैसे ही अभी भी कुछ ऐसे विदेशी हैं, अभी अनजान विदेशी हैं, जिनको अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत क्या है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा था, कितने वर्ष के थे जी सर विलियम जोन्स? तो 37 वर्ष के थे। 37 वर्षीय सर विलियम जोन्स जब अपनी जहाज पर से डेक पर से खड़े होकर देखे कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है। क्या देखिए जी कि सूरज जो है एकदम अब डूब रहा है, ठीक है। तो उनकी पीछे इंग्लैंड की समधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। अरब सागर की जो एकदम शीतल शीतल क्या थी, मंद समीर के झोंके हवाएं उनको क्या कर रही थी, झुला रही थी, आनंद दे रही थी। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। बोलते हैं कि सर विलियम जोन्स जैसे ही व्यक्ति स्वप्नदर्शी जो भारत को मतलब घूमने का सपना देखते हैं, वही केवल भारत का आनंद ले सकते हैं। और जो बात या स्थिति आज के 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है। मतलब कि जो स्थिति 100 वर्ष पहले थी, भारत बहुत प्यारा था, भारत बहुत सुंदर था, आज भी भारत बहुत सुंदर है, या यूँ कहें कि आज भी वैसी हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत में बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं। बोलते हैं कि यदि आप भी चाहें ना, तो उनके जैसे आप भी सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। और भारत में पहुंचने के बाद एक से बढ़ के एक शानदार आप कर सकते हैं। किसके जैसा? तो विलियम जोन्स की तरह, ठीक है। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहासों और साहित्यों के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा है। बोलते हैं कि अब किसी भी नए सिकंदर को ये बात सोच के अफसोस नहीं करना चाहिए कि जो गंगा है और सिंध है, उसके पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने की कोई भी शेष नहीं बचा है, कोई भी चीज़ नहीं बचा है। ऐसा अफसोस नहीं करना चाहिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा आप लोग आइए, भारत को घूमिए, देखिए भारत कितना शानदार है, देखिए भारत कितना अच्छा है, इसका दृश्य कितना मनमोहक है। जैसे सर विलियम जोन्स को लगा, ठीक उसी प्रकार आप भी भारत को ऐसा देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जो हैं आज अपना क्या कर लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए। भारत से हम क्या क्या सीखे? भारत से तो हम लोग बहुत चीज़ सीख लिए भैया, कि यहाँ पे फुलवारी है, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, शहर के लोग भी अच्छे होते हैं, बट गांव में ज़्यादा हमें इज्जत मिलता है, ज़्यादा हमें प्यार मिलता है ना। और यहाँ पे अनेक तरह की फुलवारी भी हैं और यहाँ पे अनेक पर्यटक स्थल भी हैं, हम बहुत जगह घूमने भी जा सकते हैं। यानी कि आप एक बार भारत में आके तो देखिए, हम लोग कहेंगे कि आप लोग एक बार भारत में आके तो देखिए, बहुत कुछ है भारत में, है ना। तो देखिए आज हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। और ये जो चैप्टर है थोड़ा उटपटांग टाइप का है, पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।